8वीं तक की कक्षा 1 फरवरी से शुरू करने पर विचार कर रही है प्रदेश सरकार। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा, इस बार अप्रैल के अंत में होंगी वार्षिक परीक्षाएं। देश भर में मनाया गया गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने उनके साहस और बलिदान को किया नमन। प्रदेश की गौशालाओं में स्थापित होंगे सौर ऊर्जा और जैव गैस संयंत्र। बागवानी विभाग गौशालाओं से खरीदेगा जैविक खाद। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का जींद जिले में दिखा असर। 5 साल में 857 से बढ़कर 938 लड़कियों पर पहुंचा लिंगानुपात। नमस्कार, मैं पल्लवी और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में 9वीं से 12वीं की कक्षाओं के बाद अब सरकार 6ठी से 8वीं तक की कक्षाएं भी 1 फरवरी से शुरू करने पर विचार कर रही है। चंडीगढ़ में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानक नियमों का स्कूलों में सख्ती से पालन किया जाएगा। प्राइमरी स्कूलों को खोलने को लेकर शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस पर शिक्षा विभाग 15 फरवरी के बाद विचार कर कोई फैसला करेगा। उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते इस साल शिक्षण कार्य काफी बाधित हुआ है। उन्होंने बताया कि इस बार वार्षिक परीक्षाएं मार्च की बजाय अप्रैल के अंत में होंगी। अभी जल्दी हम खोलने वाले हैं और विचार किया कि 1 फरवरी से या उसके आसपास हम जल्दी 6ठी से लेकर 8वीं तक के स्कूल खोल देंगे। और नहीं, प्राइमरी स्कूल का भी नहीं, 15 फरवरी के बाद उस पर विचार करेंगे। सुरक्षा की दृष्टि से पहले इसको खोल लें और ये ठीक ठाक से अगर सारा कुछ चलता रहेगा तो उसके बाद फिर प्राइमरी का विचार करेंगे। आज सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती है। वे एक महान योद्धा और आध्यात्मिक गुरु थे। उन्होंने इस साल 1699 में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की थी, जो सिखों के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। सिख समुदाय के लोग जयंती को प्रकाश पर्व के रूप में बड़े उत्साह से मनाते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने ट्वीट संदेश में गुरु गोविंद सिंह जी को नमन करते हुए कहा कि उनका जीवन मानवता के लिए प्रेरणादायक रहा है। वो सिर्फ एक आध्यात्मिक आदर्श नहीं थे, बल्कि एक योद्धा थे। उन्होंने अपने सिद्धांतों के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती पर उन्होंने नमन करते हुए उनके साहस और बलिदान को याद किया। किसान संगठनों द्वारा गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर मार्च निकालने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में प्रवेश का सवाल कानून व्यवस्था का विषय है और दिल्ली में कौन आएगा और कौन नहीं, इसे दिल्ली पुलिस को तय करना है। इस बीच सर्वोच्च अदालत ने विशेषज्ञ समिति की मंशा पर शक जाहिर करने के लिए किसान संगठनों को फटकार लगाई। किसान संगठनों और सरकार के बीच 10वें और वार्ता जारी है। सरकार लगातार प्रदर्शनकारियों किसान संगठनों से बातचीत के जरिए समस्याओं का हल करने की गुजारिश कर रही है। पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा कि प्रदेश की गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इनमें सौर ऊर्जा संयंत्र, जैव गैस संयंत्रों की स्थापना और जैविक खाद का उत्पादन करने की व्यवस्था की जाएगी। वे कल हरियाणा गौ सेवा आयोग की 18वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने गौ सेवा आयोग के सदस्यों से आग्रह किया कि गोबर से जैविक खाद बनाने के लिए गौशालाओं में वर्मी कंपोस्ट के लिए आवश्यक कार्य योजना तैयार की जाए, ताकि बागवानी विभाग इस जैविक खाद को खरीद सके। बैठक में बताया गया कि प्रदेश भर में लगभग 624 गौशालाएं हैं, जिनमें 4,50,000 गोवंश का पालन हो रहा है। बैठक के दौरान पशुपालन मंत्री ने शहरी स्थानीय निकाय व ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सड़कों पर घूमने वाले बेसहारा गोवंश को गौशालाओं में उनकी क्षमता के अनुसार रखा जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 22 जनवरी 2015 को प्रदेश के पानीपत में की गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की अपील का असर देखने लगा है। इसके बाद न केवल बेटियों की शिक्षा में गुणात्मक सुधार हुआ है, बल्कि लिंगानुपात की सुधार की दिशा में भी कदम बढ़े हैं। जींद के उप सिविल सर्जन एवं PNDT एक्ट के नोडल अधिकारी डॉक्टर पालेराम ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का जिले में बहुत ही सार्थक असर देखने को मिला है। उस समय जींद जिले का लिंगानुपात 1000 लड़कों पर 857 लड़कियां था, जो कि अब बढ़कर 938 पर पहुंच गया है। का उस टाइम हमारे देश का, हमारे जो हरियाणा स्टेट है, इसका 857 सेक्स रेशो था। उनकी अपील का और उनके मोटिवेशन का जो आम जनता में असर हुआ,
काफ़ी असर हुआ। उसकी वजह से 938 तक हमारा सेक्स रेशियो पहुँच गया है। और लगातार जैसे हमारे प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं इस विषय पर, तो उसका एक सीधा प्रभाव आम जनता पे पड़ता है। उप सिविल सर्जन ने बताया कि सरकार द्वारा भी लिंगानुपात को सुधारने के लिए बेहतर कदम उठाए जा रहे हैं। इसके तहत 5000 से ऊपर की आबादी के गांव में बेहतर लिंगानुपात आने पर 10वीं कक्षा में मेरिट प्राप्त करने वाली गांव की 3 छात्राओं को 1,50,000 रुपए की राशि दी जाती है। स्वास्थ्य विभाग 10वीं से 12वीं कक्षा की छात्राओं को स्कूलों में स्वास्थ्य शिविर लगाकर जागरूक कर रहा है। इसका कारण भी आपको पता है कि पूरे देश में हरियाणा का लिंग अनुपात सबसे कम है और एक इसमें सुधार हो, माँ बाप की सोच बदले, हमारी बेटियां आगे आए, नारी सशक्तिकरण को बल मिले, इसीलिए ये अभियान चलाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अपील के कारण हमारे समाज में लड़कियों की स्थिति पे बहुत सुधार हुआ है। उन्होंने जो स्कीमें चलाई है, जैसे कि आपकी बेटी हमारी बेटी, और शिक्षा में भी लड़कियों को स्थान दिया है। ये जो चला रखा है अभियान, इसको देख के देख सकते हैं कि बेटियां सबसे आगे हैं हर एक चीज़ में, खेल में, पढ़ाई में, हर एक चीज़ में। माता पिता की सोच भी बहुत ज़्यादा बदली है। स्कूल एवं आसपास लड़की व लड़कों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा रहा। लड़कियां हर एक खेल कूद पढ़ाई में सभी कामों में आगे निकल कर आ रही हैं। तो जनसंख्या थी बेटियों की वो काफ़ी कम थी, लेकिन अब ये अभियान के बाद ऐसा लग रहा है कि ये जनसंख्या बहुत बढ़ती जा रही है। कॉलेज स्कूल जहाँ भी है, गर्ल्स स्कूल खुले हुए हैं और गर्ल्स की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। प्रदेश सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत महेंद्रगढ़ जिले में लिंगानुपात में निरंतर सुधार हो रहा है। वर्ष 2019 में जहां 1000 लड़कों के पीछे 916 लड़कियां थीं, जो बढ़कर मौजूदा वर्ष में 931 हो गई हैं। पिछले वर्ष हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा आयोजित 12वीं की परीक्षा में जिले की मनीषा यादव ने पूरे प्रदेश में अव्वल रहकर जिले का नाम रोशन किया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों में लड़कियों की पढ़ाई के लिए विशेष ध्यान दिया जाता है। आशा वर्कर मंजू ने बताया कि गांव में समय समय पर गर्भवती महिलाओं को इस अभियान के बारे में जागरूक किया जाता है। गांव धोलेड़ा के सरपंच ने कहा कि बेटियों को भी यदि बेटों की समान शिक्षा दिलाई जाए तो वे बेटों से किसी भी तरह से पीछे नहीं है, बल्कि एक बेटी को पढ़ाने से 2 घरों में शिक्षा की जोत चलती है। आज हमारे गांव धोलेड़ा में VHND की मीटिंग का स्थापन किया गया, जिसमें सभी गर्भवती महिलाओं एवं दूध पिलाने वाली माताओं को बुलाया गया और बेटा और बेटी में अंतर न रखे इसके बारे में बातें की। ये मीटिंग हर महीने की 15 तारीख को होती है, जिसमें हर गर्भवती महिला का मेंटेन होता है और हमारे गांव में लड़के और लड़की में कोई फर्क नहीं करते। खास योगदान है बेटियों का भी, और जो शिक्षित है, हमारा गांव काफ़ी शिक्षित है, जो बेटियां आगे बढ़ चढ़कर शिक्षा ग्रहण कर रही हैं और अच्छे अच्छे पद पर पहुंच रही है। बेटियां हैं ये किसी भी मामले में कम नहीं है, जैसे कि अगर बेटियों को मौका दिया जाए। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने महेंद्रगढ़ जिले के नांगल चौधरी में प्रस्तावित मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब का निर्माण कार्य शुरू करने के लिए आज अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री ने लॉजिस्टिक हब के निर्माण कार्यों से संबंधित विभिन्न विभागों सहित हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं बुनियादी ढांचा विकास निगम के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने बताया कि नांगल चौधरी में लॉजिस्टिक हब के खुलने से दक्षिणी हरियाणा में पहली बार मल्टीनेशनल कंपनियों का आगमन होगा और महेंद्रगढ़ जिले के लिए राजस्व का हिस्सा भी बढ़ेगा। उन्होंने बताया कि लॉजिस्टिक हब को दिल्ली मुंबई डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर का भी लाभ मिलेगा। कंपनियों के लिए कच्चा माल लाने और तैयार माल ले जाने में कॉरिडोर अहम भूमिका निभाएगा। रेवाड़ी जिले के गांव धवाना के प्रगतिशील किसान सुमेर सिंह 6 साल से परंपरागत खेती को छोड़कर जैविक खेती कर रहे हैं। उनसे प्रेरणा पाकर जिले के 28 किसानों ने भी जैविक खेती को अपना लिया है। सुमेर सिंह ने निजी स्कूल में शिक्षक की नौकरी छोड़कर खेती को व्यवसाय बनाया और 3.5 एकड़ में जैविक खेती शुरू की। इससे उन्हें काफी लाभ मिला। इसके बाद उन्होंने अन्य किसानों को भी जैविक खेती के लिए प्रेरित करना शुरू किया। वर्ष 2016 में जैविक खेती के लिए हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार की ओर से उन्हें प्रगतिशील किसान अवार्ड से सम्मानित भी किया जा चुका है। और भारत सरकार की जो विशेष योजनाएं हैं, जिसमें उन्होंने ऑर्गेनिक पे विशेष ध्यान दिया है, उस पे किसानों के साथ हमने भी काफ़ी ध्यान दिया और किसानों को ट्रेंड भी किया है। ऑर्गेनिक के माध्यम से सरकारी योजनाएं जो हमें मिल रही हैं कि हम
1 एकड़ में यदि पीजीएस में रजिस्ट्रेशन करवा के जैविक खेती करते हैं तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट हमें पर ईयर 20,000 रुपये देगी। और वैसे भी मतलब बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन हमें ऑर्गेनिक के ऊपर भारत सरकार कर रही है। जो अभी 3 बिल आए हैं हम उनका 100% समर्थन करते हैं। मैंने क्या है कि 3 साल से ऑर्गेनिक खेती कर रहा हूँ, जो दवाना की सुमेर सिंह से ऑर्गेनिक खेती के बारे में ट्रेनिंग ली थी। और क्या है कि जो मोदी सरकार ने ऑर्गेनिक खेती के बारे में जो पहल की है वो बहुत अच्छा कदम था। और जो एमएसपी पे जो कानून बनाया है वो किसानों के हित में है और ये भविष्य में भी किसानों के हित में रहेगा ये कानून। ऑर्गेनिक खेती के बारे में जो ट्रेनिंग ली है और सुमेर सिंह से ट्रेनिंग ली है और ये मोदी सरकार ने जो ऑर्गेनिक खेती के बारे में जो किया वो किसानों के हित में है। और जो भी काम सरकार उठा रही है मोदी सरकार वो बहुत अच्छा काम कर रही है। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क हमेशा सही ढंग से पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ बार-बार धोएं। केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने आज फरीदाबाद में विश्व स्तरीय अल्टीमेट खो-खो प्रशिक्षण शिविर का मशाल जलाकर शुभारंभ किया। इस अवसर पर क्रिकेट खिलाड़ी सुरेश रैना, मोहम्मद शमी और पहलवान सुशील कुमार भी मौजूद रहे। केंद्रीय खेल मंत्री ने 25 और 50 मीटर शूटिंग रेंज का उद्घाटन भी किया। केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा कि देश में पहली बार अल्टीमेट खो-खो टाइटल के साथ राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण शिविर शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि खो-खो भारत का पारंपरिक खेल है और पिछले साल ही केंद्र सरकार ने इसे बढ़ावा देने के लिए मान्यता प्रदान की थी। इसके तहत खेल मंत्रालय द्वारा वित्तीय सहायता भी उपलब्ध करवाई जाएगी। ये जो फरीदाबाद में अल्टीमेट खो-खो के इस टाइटल के साथ राष्ट्रीय स्तर का जो कैंप यहाँ लॉन्च किया, भारत में ये पहली बार है कि एक भारतीय इंडिजिनस खेल, भारत के एक पारंपरिक खेल है खो-खो, इसको इस स्तर तक ले गई है। हमने पिछले साल मान्यता दिया था खो-खो को, पहली बार भारत का खेल होने के नाते हमने खो-खो को एसीटीसी मिला है। इसका मतलब अब खो-खो को बढ़ावा देने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट, वित्तीय समर्थन भी हमारा खेल मंत्रालय से मिलेगा। खो-खो फेडरेशन इंडिया के अध्यक्ष सुधांशु मित्तल ने बताया कि 1 महीने के प्रशिक्षण शिविर में खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। खिलाड़ी को किस तरह तैयार करना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ये अमित भल्ला जी के साथ मिलके हम लोगों ने ये प्रयत्न करा है। ये एक बेंचमार्क है कि बाकी सब जने देखें कि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी को अगर तैयार करना है तो क्या ट्रेनिंग में जरूरत पड़ती है। यहाँ पे स्पोर्ट्स साइंसेज, स्पोर्ट्स मेडिसिन और सारी मॉडर्न टेक्निक्स जो वर्ल्ड ओवर बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको लेके हम लोग यहाँ खिलाड़ी तैयार कर रहे हैं। 1 महीने का ये कैंप है और मुझे लगता है 1 महीने के बाद ये खिलाड़ी जब घर जाएंगे तो इनकी शारीरिक क्षमता और खेल की क्षमता बहुत बढ़ चुकी है। प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो करें। प्रदेश के वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव TVSN प्रसाद ने सभी जिला खजाना अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे 15 दिनों के अंदर पेंशन भोगियों की सूची तैयार करें। पेंशन के लंबित मामलों की सूची संबंधित उपायुक्तों के माध्यम से वित्त विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करें ताकि ऐसे मामलों का तुरंत निपटान किया जा सके। अतिरिक्त मुख्य सचिव कल चंडीगढ़ में 3री पेंशन अदालत में सभी खजाना अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित कर रहे थे। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने सभी आहरण एवं वितरण अधिकारियों से भी अनुरोध किया कि वे पेंशन भुगतान आदेश समय पर जारी करें। भिवानी के चौधरी बंसीलाल सामान्य हॉस्पिटल में कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य जारी है। लोगों में वैक्सीन के प्रति भ्रम और भय दूर करने के लिए शहर के चिकित्सक वैक्सीन लगवाने के लिए आगे आ रहे हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सदस्यों ने सामान्य अस्पताल पहुंचकर टीकाकरण में अपना सहयोग दिया और वैक्सीन लगवाई। CMO डॉक्टर सपना गहलावत ने बताया कि भिवानी में 8 स्थानों पर वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है। कहीं भी कोई दिक्कत अभी तक सामने नहीं आई है। टीकाकरण के नोडल अधिकारी डॉक्टर आशीष ने बताया कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार टीकाकरण किया जा रहा है। वैक्सीनेशन से किसी को भी कोई गंभीर साइड इफेक्ट सामने नहीं आए हैं। वैक्सीनेशन का जो ऊपर से ऑर्डर्स आए हैं वो है कि आप 3 से 4 दिन तक वैक्सीनेशन 1 हफ्ते में साइट्स लगाइए ताकि हम जो इस रजिस्ट्रेशन वाले जो बेनिफिशरीज हैं उनको कवर कर सके। तो हमने कल भी सेशन साइट्स रखी हैं, 8 सेशन साइट्स लगेंगी हमारे भिवानी शहर में और उसमें से एक सिविल हॉस्पिटल में भी रहेगी। जो हमारे पास डोजेज आई हैं उनमें से हमें सेकेंड डोज भी रखनी है बेनिफिशरीज के लिए।
7,400 डोजेज आई हैं हमारे पास। तो इसकी आधी बेनिफिशरीज को हम लगाएंगे ताकि और कुछ वेस्टेज निकाल के, ताकि जो बाकी ये जो बेनिफिशरीज फर्स्ट डोज लगाएंगे इनको सेकंड डोज भी हमने सेव करके रखनी है। बेनिफिशरी की जो हमारे पास लिस्ट है वो प्री रजिस्टर्ड लिस्ट है, जो कि 6,000 प्लस हमारे बेनिफिशरी हैं पूरे भिवानी डिस्ट्रिक्ट के। हम देखें तो उसमें हेल्थ केयर वर्कर्स हैं हमारे इनिशियल फेज़ के अंदर। उसके बाद बाकी डिपार्टमेंट्स ऐड हो रहे हैं अभी, जैसे रेवेन्यू ऐड हो जाएगा, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, वो सब ऐड हो रहे हैं हमारे पास। इनिशियली 7400 डोज हमारे पास आई थी, उसी के हिसाब से हमने प्लानिंग की है कि जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जहाँ पे एक्सपोजर ज़्यादा है, जैसे हमारा सिविल हॉस्पिटल हो गया, आइसोलेशन वार्ड्स हो गए, या फिर कोई DCH है, जैसे हमारा कदम हॉस्पिटल है, वहाँ हमने DCH बना रखा था कोविड केयर सेंटर के लिए, तो उनको पहले कवर करने का हमारा टारगेट रहेगा। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। 6वीं से 8वीं तक की कक्षा 1 फरवरी से शुरू करने पर विचार कर रही है प्रदेश सरकार। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा, इस बार अप्रैल के अंत में होंगी वार्षिक परीक्षाएं। देश भर में मनाया गया गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने उनके साहस और बलिदान को किया नमन। प्रदेश की गौशालाओं में स्थापित होंगे सौर ऊर्जा और जैव गैस संयंत्र। बागवानी विभाग गौशालाओं से खरीदेगा जैविक खाद। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का जींद जिले में दिखा असर। 5 साल में 857 से बढ़कर 938 लड़कियों पर पहुंचा लिंगानुपात। समाचारों में आज बस इतना ही। नमस्कार।